ताश का अड्डा रोज ही जमता है, सांझ से रात के 10-11 बजे तक। घर की औरतें बैठी बैठी चौका अंगोरते हुए या तो ऊँघती हैं या एक नींद सो लेती हैं, किंतु निश्चिंत तो सो नहीं सकती। बैठके से कब 4 बीड़ा पान या टिकिया सुलगाकर भेजने का हुक्म आ पहुंचेगा, ठिकाना तो नहीं। और यदि पता चले बहुएं सो गई हैं, फिर तो गर्दन जाने की नौबत। और फिर भात गरम रखने की भी तो चिंता रहती है। चूल्हे पर हांडी चढ़ाए रखने पर भी तो ठंडा हो जाता है भात। कितनी देर तक ताश पीटने के बाद लौटने पर यदि पुरुषों को ठंडा भात ले तो दिमाग ठंडा रखना कठिन ही है। फिर भी छुट्टी के दिनों से और दिनों की तुलना ही नहीं हो सकती। छुट्टी के दिन अड्डा भोजन के तुरंत बाद ही जम जाता है और चलता भी है आधी रात तक। पान लगाते लगाते बहुओं और तंबाकू चढ़ाते चढ़ाते बच्चों की जान निकल जाती है। हर क्षण हुक्म आता है और जरा भी देर हुई कि डांट। सुबोध के सिवाय तीनों भाई ताश के कीड़े हैं। सुबोध जरा नींद कातर आदमी है, सवेरे सवेरे खाकर सो जाता है और सोने के लिए जाते हुए कह जाता है, ताश शतरंज पासा ये 3 करम नाशा, तुम लोगों को इस करम नाशा नशे ने दबोचा है। प्रभास बेपरवाह हंसी हंसकर कहता है, सो है, इससे नींद कहीं कीमती चीज है क्यों भैया? सुबोध लज्जित नहीं होता है, कहता है, 1000 बार, नींद है दिमाग की खुराक। शरीर को जैसा है अन्न, दिमाग को है नींद। इस नए ज्ञान लाभ से प्रभास अवश्य धन्य नहीं होता है। कहता है, अति भोजन भी अच्छा नहीं है। सुबोध हंसता है, अति से मतलब भगवान ने क्या घंटे का दिन दिया है और क्या घंटे की रात, हिसाब करके देखो। तुम करो, प्रभास कहता है। प्रभास के बोलने चालने का यही लहजा है। बड़ों से बोलने में नम्रता की नीति अभी है। प्रभास ये शायद ही मानता है। घर में यह रवैया चालू हो गया है कि हर कोई प्रभास का ही अदब करेगा। यहाँ तक कि अपने वकील बेटे को मुक्तकेशी भी मानकर ही चलती है। उसकी स्त्री के दोष का ध्यान कम रखती है और बेटे को अक्सर तुम ही कहती है। प्रभास यदि ताश खेलने का विरोधी होता तो निश्चिंत ही घर में ताश का अड्डा जमाने का सपना कोई नहीं देखता, लेकिन इस यज्ञ का होता प्रभास ही है। इसलिए अड्डा आकार में क्रमशः बढ़ रहा है। दर्शक बंधुओं की संख्या भी बढ़ रही है। छुट्टी के दिन तो पूर्णिमा का ज्वार, और दिन भी कुछ कम नहीं। प्रबोध जब घोड़ागाड़ी किराया करके मजली बहू को निर्वासित करने गया तो बंधुओं में से खिलाड़ी चुनकर प्रभास ने बाजार सरगर्म रखा। उसमें 2 डब्बा पान खत्म हो चुका। रात भी 1 पहर बीत चली। बहू को पहुंचा करके प्रबोध माँ के पास से होकर अभी अभी बैठा ही था। इसी समय द्वार पर गाड़ी खड़ी होने की आवाज। भगा देने के बाद भी भगाई हुई लौट आई, किंतु दर्जी पाड़ा गली के बंद किवाड़ वाले मकान में दाखिल होने का अधिकार स्वर्णलता को क्या सहज में ही मिला था? नहीं। मातृभक्त बेटा प्रबोध अभी अभी के जमे खेल पर पानी फेरकर ससुर के सामने आकर दरवाजा रोककर गर्दन झुकाए बोला, नहीं नहीं, वह यूं नहीं आ सकती। साफ कह दूं, मेरी माँ के पांव पकड़कर माफी मांगनी होगी। खेल छोड़कर प्रभास ने आकर कहा, बेटी को एक सांझ भी 2 मुट्ठी खाना नहीं दे सके? नहीं ही दे सका, कहा कहकर नव कुमार गाड़ी पर जा बैठे। शुभ रुलाई से लिपटे उस स्वर्ण ने भीतर के इतिहास का आभास दिया। स्वर्ण ने खाया नहीं, पानी तक नहीं पिया। गाड़ी पर सवार होते होते कहा था, जरूरत क्या है बाबूजी? यदि दर्जी पाड़ा के उस घर में फिर से जाना ही है, उनकी हाड़ी का अन्न खाना ही है, तो एक बेला के लिए जात क्यों गंवाऊं? सौदामनी ने गाल पर हाथ रखकर कहा था, अरे तू तो अपनी माँ को मात कर गई रे। बाप कान खाने से तेरी जात जाएगी? मौके पर वह भी जाती है फूफी। खैर गाड़ी बुला लो, रात अधिक होने से पहले ही पहुंचाओ। बहुत तकलीफ तुम्हें उठानी पड़ी, यही दुख रहा। दरवाजा छेकने का नाटक टोले वालों ने देखा तो था। जो लोग ताश खेल रहे थे उन्होंने देखा, जो खिड़कियों पर खड़ी थी उन्होंने देखा, और बदन खोले जो अपने अपने उसारे पर बैठे थे, छोटी छोटी बच्चियों को साड़ी लपेटे, उन्होंने तो देखा ही। आखिरकार उस नाटक पर यवनिका स्वयं मुक्तकेशी ने ही डाली। उन्हें तो अब आबरू की बलाई है नहीं, सो दरवाजे के पास आकर बोली, अरे ओ पेवा, दरवाजा छोड़ दे, हंसी मत करा। मजली बहू जाओ, अंदर चली जाओ और अधिक घिनौना ना करो। ना, उस दिन स्वर्ण ने तपाक से कुछ नहीं कहा। कहा नहीं कि घिनौना तो आपने ही कराया। स्वर्ण सीधे भीतर चली गई। पिता की ओर पलटकर ताका तक नहीं। मुक्तकेशी ने उदात्त गले से कहा, कितने भाग्य से समधी जी के चरणों की धूल पड़ी। दरवाजे पर से ही लौट जाइएगा, जलपान करके जाना होगा। जी आज रहने दीजिए, आज रहने दीजिए, कहकर संभवतः आंसू को दबाते हुए उन्होंने गाड़ी को चलाने के लिए कहा। आज खेल ही चौपट हो गया झमेला, कहते हुए प्रभास ने जाकर ताश भांजना शुरू किया और आंखों की हया से लाचार प्रबोध भी। मन में उमंग की एक लहर तो उठ रही थी, लेकिन सनक के चलते और श्रेण अपवाद मिटाने के लिए वह यह कहकर बैठा था, मन में तो बिच्छू डंक मार रहे थे,
जिस चिंग राशि की खूंखार औरत है, कौन कह सकता है कि यह सचमुच ही चिर विच्छेद नहीं हुआ? वैसा होता तो पानी किस घाट तक जाता, कौन कह सकता है? दूसरी बीवी आती तो क्या भानु कानू को देखती या चंपा से ही बनता? वह दुर्भावना गई। अब मान भंजन की परेशानी, रात उसी में गुजरेगी और क्या। तो क्या वह रात प्रबोध की उसी में गई थी? उस रात आधी रात में घर में एक भयंकर शोरगुल नहीं मचाता, हाँ भयंकर शोरगुल उठाता। सास की अफीम की डिबिया चुराकर छुटकारा पाने की हास्यास्पद चेष्टा के कारण। हुआ कुछ नहीं, केवल हैरानी, मगर घिनौना तो हुआ। आधी रात को डॉक्टर बुलाना पड़ा। थाना पुलिस से बचने के लिए डॉक्टर की फीस के सिवाय भी कुछ घूस देना पड़ा। हालांकि गिलास गिलास नमक पानी पिलाने के अलावा डॉक्टर ने और कुछ भी नहीं किया। उस बेहयाई के लिए स्वर्ण को जीवन भर बहुत लांछना गंजना सहनी पड़ी थी। यहाँ तक कि जो जेठ कभी कुछ नहीं कहता था, उसने भी कहा, बोराबंदी नाटक उपन्यास पढ़कर यही हुआ और क्या। सो स्वर्ण ने पढ़ा ठीक ही है, बोराबंदी ही पढ़ा है। उन बोराबंदी किताबों की कृपा से बातें भी बोराबंदी ही सीखी, किंतु अफीम की मात्रा कितनी होने से यह घिनौना का बजाय काम का होता, यह नहीं सीखा। यदि वह सीखा होता तो उसके जीवन नाट्य में वहीं यवनिका गिर जाती। जहर की मात्रा के बारे में कभी जो ज्ञान होता उसे। लेकिन छोड़िए वह बात। अभी प्रबोध चंद्र और स्वर्णलता की जो बड़ी तस्वीरें बड़े लड़के के कमरे में आमने सामने टंगी हैं, उन पर फूल की माला है। हर साल मृत्यु की वर्षगांठ पर पुरानी के बदले नई माला दी जाती है। सार्थक जीवन की उस प्रतिमूर्ति को देखकर कौन कह सकता है कि मिट्टी का तेल बदलने उलटने के सिवाय खुद खुशी के जितने भी तरीके हैं, उसने एक बार सबको आजमाया है। लेकिन ताज्जुब, अंत तक हर उपाय में कोई ना कोई त्रुटि रह गई। शायद हो कि वही स्वर्ण के कर्म में लिखा हो, नहीं तो यह किसने कब सुना है कि आदमी छत से कूदकर भी बच जाता है। लेकिन रसोई की छत नीची फिर भी है तो छत ही, उसी छत से तो गिरी थी। तब से छत की सीढ़ी बंद करके रखी जाती थी। कुंजी मुक्त केशी के पास रहती, और गंगा मैया ने ही क्या कोई दया दक्षिण ने दिखाया? कुछ नहीं। योग में जिद करके सास के साथ गंगा नहाने गई, आजमाया, नहीं हुआ, लाभ ही नहीं हुआ। किसी ने कभी विश्वास ही नहीं किया कि स्वर्ण ने डूब जाने की जी जान से कोशिश भी की, इसमें सफल नहीं होती थी। जो साथ जाती थी वही उसका हाथ पकड़कर खींच लेती। जा कहाँ रही हो, घाट के पास ही रहो ना, उतनी दूर जाने की क्या जरूरत। आखिर स्वर्णलता इतनी ऊब ही क्यों गई है? उमा, शिशी, गिरी, बाला, बिंदु, ये भी तो इसी परिवेश में रही। कहाँ वे तो रात दिन मरने की नहीं बौखलाती हैं। हो सकता है मूल कारण बोरा बोरा नाटक उपन्यास पढ़ना हो, और कोई कारण नहीं दिखता। किंतु बोरो पुस्तकें लाने वाला था कौन? उस युग में 50 साल पड़े उस घर के अंधेरे अंतापुर में वे आती किस रास्ते से थी? नई नई किताब और पत्र पत्रिकाएं आती भी थी तो भी अंदर चलते साहित्य की खबर क्या वह रखता था? वह ला देने वाला, या कि स्वर्णलता के कहे मुताबिक ला दिया करता था? स्वर्णलता का निर्देश, वह भला किसे निर्देश दे? था एक आदमी जो कि स्वर्णलता का हुक्म बजा पाने में अपने को कृतार्थ मानता था। पगला पगला सा लड़का, उसके अच्छे नाम का किसी को खाक पता नहीं, दुलो नाम से मशहूर था। स्कूल में पास करने के सिवाय और किसी काम में उसे हारते नहीं देखा जाता। उसमें असाध्य साधन की क्षमता थी। सुशीला के दूर के रिश्ते का भांजा था। उसी नाते इनके घर को ननिहाल कहता था। स्वर्ण को कहता था मामी। स्वर्ण को किताब पहुंचाने का भार उसी ने लिया था। क्यों लिया था क्या जाने, संभवतः उसकी बावली बुद्धि में औरों को खुश करने की प्रेरणा ही कारण हो। उसे सबको खुश करने की इच्छा होती थी, और मजली मामी पर एक अहेतुक आकर्षण था। उसे लगता हृदय के क्षेत्र में कहीं किसी जगह दोनों समगोत्र थे। इस घर की मजली बहू भी पगली सी है, और वह तो सर्वजन विदित ही है। दुलो कहाँ से जो सब प्रकार की पुस्तक पत्रिका जुटाकर लाता था, यह वही जानता। स्वर्णलता पूछती तो कहता, मल्लिक बाबू के यहाँ से लाता हूँ। मल्लिक बाबू तो सब तरह की किताबें खरीदते हैं, उनके रुपयों की तो कोई कमी नहीं है। कहते हैं, अरे दुलो, लक्ष्मी सार्थक होती है सरस्वती को खरीदने से। किस जरिए से दुलो लक्ष्मी के वर पुत्र और सरस्वती के प्रिय पुत्र इन मल्लिक बाबू के यहाँ प्रवेश की छूट पा गया था, यह शायद दुलो भी स्वयं भूल गया था। लेकिन यह देखने में आता है कि उसी की गतिविधि वहाँ आबाद है। दुलो जितना चाहता है किताबें ले आता है। मामला संदेहजनक है। स्वर्ण को भी संदेह हुआ था, चोरी तो नहीं करता। अपना यह संदेह स्वर्ण ने दूसरे प्रश्न से व्यक्त किया था। पूछा था, तू खुद तो पढ़ना लिखना जानता नहीं, किताबें मंगाने से नाराज नहीं होता कोई? दुलो को कभी कोई तुम संबोधन नहीं करता। स्वर्ण ने भी नहीं किया। बोली तू तो पढ़ता नहीं, वे शुद्ध नहीं होते? दुलो ने औरत की तरह गाल पर हाथ रखा। शुद्ध कहती क्या हो? जो किताब पढ़ना पसंद करते हैं, मलिक बाबू ने बहुत चाहते हैं,
और स्त्रियां पढ़े तो और भी। कहते हैं ये स्त्रियां जब तक मनुष्य नहीं बनती अपने देश का दुख नहीं दूर होने का। उनके घर के कभी सभी तो कालाक्षर बैस बराबर है। कहते हैं एक तो मेरा भक्त झूठा है सो भी निपट गंवार। मेरा नसीब ही ऐसा है, मुझे अगर पढ़ने से प्रेम होता तो मल्लिक बाबू शायद अलमारी सहित सारी किताबें ही मुझे दे देते। अच्छा मजली मामी, यह मल्लिक बाबू जो रात दिन देश का दुख कहते रहते हैं, ये देश का दुख क्या है? दुख है तू नहीं समझेगा। स्वर्ण उत्तेजित होती। तेरे मलिक बाबू देश के बारे में और क्या कहते हैं? कितना कुछ कहते हैं, ढेरों लोग आते हैं और बैठक में वही बातें तो होती हैं। तू नहीं सुनता वह सब? स्वर्णलता ने दबे किंतु उत्तेजित स्वर में कहा। मजली मामी के ऐसे भाव का कारण दुल्लो ने समझा नहीं। वह हंस पड़ा और बोला, सुनता क्यों नहीं? एक कान से सुनता हूँ, दूसरे कान से निकाल देता हूँ। ऐसा क्यों करता है? याद नहीं रख सकता? दुल्लो ने अवाक होकर कहा, जरा सुन लो बात। मुझे काहे का दुख है कि मैं शौक से जबरन बुलाए दुख को अपनाऊं? मजे में तो हूं। नहीं, मजे में नहीं है, स्वर्ण ने उत्तेजित स्वर से कहा। दुख है, उसे समझना होगा। दुल्लो ने मन में सोचा, मलिक बाबू और अपनी यह मजली मामी एक ही जात की पागल है। फिर कह उठा, मलिक बाबू ठीक तुम्हारी जैसी ही बातें करते हैं। वह कहीं तुम्हें देख पाते तो बेदाग खूब प्यार करते। तुम्हें देखने की इच्छा भी है उनकी। स्वर्ण के रोंगटे खड़े हो गए। वह झट बोल उठी, धत बुद्धू, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। खबरदार, फिर कभी जबान पर एक बात मत लाना। यह सब बातें दुल्लो ने सकुचाते हुए कहा। उस दिन वे कह रहे थे ना? क्या कह रहे थे? कह रहे थे स्त्री होकर इतनी कठिन कठिन पुस्तकें इतनी जल्दी पढ़ डालती है। खुशी होती है, तेरी मजली मामी के देखने को जी चाहता है। चुप, बिल्कुल चुप। स्वर्ण उस बावले लड़के को रोक दिया करती किंतु रोक ही नहीं पाती थी। अपने भीतर को, दुरंत की चाह लहर को। स्वर्ण की ही क्या इच्छा नहीं होती है किताबों से भरी अलमारियों से सजे उस कमरे और उस कमरे के मालिक को देखने की, जिसे स्वर्ण ने देवता स्वरूप सोच रखा है? देवता नहीं तो और क्या। जो आदमी समझता है कि सरस्वती का आहरण ही लक्ष्मी की सार्थकता है और देश का दुख जिसके हृदय को स्पर्श करता है, वह देवता ही तो है। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं, वह इन दुखों की चर्चा करते हैं, भाषण देते हैं। सुरेंद्र बनर्जी से उनकी जान पहचान है। रवि बाबू को भी बहुत बार देखा है। ओह, कैसा अलौकिक! किंतु उनकी पत्नी को यह सब फूटी आंख नहीं सुहाता। वह क्या तो गीले कपड़ों में घर में रात दिन गोबर पानी छिड़ती रहती है। अजीब अजीब है यह दुनिया ही क्या ऐसी है। किसी पत्रिका में स्वर्ण एक लेख पढ़ी रही थी, अजगर की कहानी। वह अजगर अपने हिम शीतल आलिंगन में धीरे धीरे लपेटता है, आंखों नहीं पड़ता। इस आहिस्ता से दबाव डालता है कि और वह दबाव कर्मशः टेढ़ा और कठिन हो उठता है। उस अदेखे निर्मम दबाव से बाहर से चेहरे को हूबहू साबित रखते हुए वह शिकार की हड्डियों को पीस डालता है। पढ़ते पढ़ते उत्तेजित हो रही थी वह। किसी और चीज से उस अजगर की प्रकृति का मेल दिखाई दे रहा था उसे कि खिड़की पर ठकठक हुआ। स्वर्ण का चेहरा खिल उठा। वह उठ खड़ी हुई। फिर किताब। दुल्लो के प्रति कृतज्ञता से मन भर उठा। अपनी इतनी उम्र में स्वर्ण ने इस पगलेट लड़के से अकारण प्रेम का प्रकाश देखा है। खिड़की पर ठक ठक, किताब लाने का संकेत। एक तल्ले में गली की और स्वर्ण ने दोपहर को आराम के लिए कमरा ले रखा है। यहाँ से इस तरीके से यह काम आसानी से होता है। दुल्लो खिड़की ठकठकाता है, स्वर्ण खोल देती है। दुल्लो उसी से किताब दे देता है। इसके सिवाय और उपाय क्या है? रोज रोज इतना नाटक उपन्यास पहुंचाते देखकर घर की गृहिणी और उसके बेटे दुल्लो को काट ना डालेंगे? यह कमरा वास्तव में घर की सारी आपद बला का कमरा है। सीढ़ी घर तो है नहीं, इसलिए यह प्रायः पाताल घर ही है। भीतर के अंधेरे दलान की तरफ एक दरवाजा है और पीछे की अंधेरी सी गली की और दो खिड़कियां। आकार में लिहाज से उन्हें रोशनदान कहना ही ठीक है। उन खिड़कियों से प्रकाश की जो दो रेखाएं कमरे में आती हैं, वही स्वर्ण की आलोक वर्तिका है। उतनी सी रोशनी के ही सहारे पड़ती है। यह स्वर्ण ही पढ़ सकती है। कभी भंडार घर से अरमराती एक चौकी को बेकार समझकर इसमें डाल दिया गया था। वही स्वर्ण की राजशैया है। यह कमरा खासा ठंडा है, कोई झमेला नहीं। इसी बहाने स्वर्ण दोपहर में यहीं पड़ी रहती है। अब दोपहर के अवकाश में स्वर्ण को सुपारी काटना या चावल दाल बीनना नहीं पड़ता था। बहुओं की बच्चियां बड़ी हो गई हैं, वे ही कर लेती हैं और फिर जो करे सो करे। स्वर्ण हरगिज नहीं करेगी। स्वर्ण को इतना आराम तो चाहिए ही। चौकी को सिरहाने वाली खिड़की को खोलकर चौकी की स्वर्ण किताब पढ़ रही थी। दूसरी खिड़की बंद थी, उसी में से ठकठक हुई। हंसती हुई वह उठी, चौकी से उतरकर खिड़की को खोलकर धीरे से कहा, आज फिर मिली? चार चार। विगलित आनंद से किताबें बढ़ाते हुए दुल्लो ने कहा। दुल्लो के चेहरे पर दबा हुआ एक आनंद उच्छ्वास। यह उच्छ्वास क्या केवल किताब के लिए? पतली सी खिड़की, घने घने सीखचे, किताबों को एक एक करके उसमें से खींच लेना पड़ता है। किताबें जब सब दे चुका तो दुल्लो ने कहा,
किताबें जब सब दे चुका तो दुल्लो ने कहा, जरा पूरी खिड़की को खोलकर सामने खड़ी तो हो जाओ मजली मामी। क्यों रे? अचरज से स्वर्ण ने पूछा। होठ पर उंगली रखकर दुल्लो ने चुप रहने का इशारा किया। धीमे से कहा, है मजा, तुम खड़ी तो हो। काट के सिक्के पर मुंह सटाकर स्वर्ण ने बाहर देखने की चेष्टा की कि दुल्लो का मजा कहाँ है। इधर उधर ताकते ही वह चौंक उठी। चेहरा सिंदूर जैसा लाल हो गया। तुरंत वहां से सिर को हटाकर वह चौकी पर बैठ गए। यही था मजा। बेवकूफ लड़के का यह कारनामा। खिड़की के पास वह किसे बुला लाया? संदेह नहीं वह मलिक बाबू है। बिना बताए भी समझने में कठिनाई नहीं। छी छी दुल्लो, यह क्या कर बैठा? बड़ी अकल लड़ाकर दुल्लो ने यह घटना घटाई। उसको ऐसी एक धारणा हो गई थी कि ये दोनों आदमी एक दूसरे को देख पाए तो खुश होंगे, इसलिए सोच लिया था कि उन्हें खुश करना है। चालाकी भी कुछ करनी पड़ेगी। उसे मलिक बाबू से कहना पड़ा, मजली मामी को एक बार आपको देख लेने की एकांत इच्छा हो है। बोली है, इतनी इतनी किताबें खरीदते हैं और फिर दूसरे को पढ़ने के लिए देते हैं, वे कैसे हैं? एक बार उन्हें देखने की इच्छा होती है रे दुल्लो। अक्सर कहती हैं, रोज ही कहती हैं। यह भी कहा, मजली मामी अगर स्त्री नहीं होती तो खुद ही आती। उन्हें भी तो आप ही की तरह देश के दुख का रोग है। और आखिर यह घटना हो गई। भले आदमी ने संभवतः भल मानसता से ही ऐसे अभद्र कार्य में स्वीकृति दी थी, किंतु स्वर्ण यह सब क्यों जाने? उसने तो सोचा, छी ये भी कैसे? तो क्या स्वर्ण जो सोचती है सो नहीं है? इस गंवार लड़के को बुला फुसलाकर किताब घुस देना क्या इसी इरादे से है? ऐसा है। और उस क्षण भर के देखने में ही गौर कांति उस व्यक्ति की आंखों में जो दृष्टि स्वर्ण ने देखी, वह क्या दुष्चरित्र आदमी की लोभी दृष्टि है? ऐसा तो नहीं है। उस दृष्टि में सादर पूजा थी मानो। वह दृष्टि स्वर्ण ने और कब कहाँ देखी है? दुल्लो ने सोच रखा था कि यह हो हवा जाने के बाद वह सदर दरवाजे से अंदर आएगा और रस ले लेकर बातें करेगा कि उसने कैसे यह तरकीब निकाली, किंतु मजली मामी की उस घड़ी की निगाह से ही सारा साहस काफुर हो गया। सर्वनाश! मजली मामी नाराज हो गई। गर्चे बेचारा आशा के कैसे कैसे सपने देखता आया, भाग निकला जाए, लेकिन धुलो से भागते ना बना। इस भयंकर घटना पर नजर पड़ी और किसी के नहीं, प्रभास चंद्र की। तबीयत उसकी वैसी अच्छी नहीं थी, इसलिए पहले ही कचहरी से लौट आ रहा था। दूर से देखा, दो आदमी गली में घुसे। एक तो दुल्लो था और दूसरा प्रभास ने धीरे धीरे पीछा किया और उसके बाद ही इस बुरी हरकत पर नजर पड़ी। खूबसूरत से एक भले आदमी, बदन पर महीन अदी का कुर्ता, महीन धोती, मजली बहू के उस आराम घर की खिड़की के सामने जा खड़ा हुआ। जूलियट रोमियो जैसे, जैसे जमुना तट का कृष्ण कन्हैया। दुल्लो ने कोई चीज अंदर दी। भला यह देखकर भी मर्द का खून खौल ना उठे? मुक्तकेशी के बेटों को अपने खानदान की इज्जत का ख्याल नहीं है? कहीं प्रबोध होता तो मुक्तकेशी की गली में आज एक खून ही हो जाता, चाहे दुल्लो का चाहे उस प्रेमिका का। गनीमत था कि प्रभास्ता जान बच गई। उस आदमी के बदन पर हाथ लगाने में हिचक हुई। देखने से लगा बड़े आदमी का बेटा है। बाद में पेंच मारकर वकील के घर कुछ ले आना होगा, इसलिए कुछ रुकी बात और सिर्फ नाम पता पूछकर ही छोड़ दिया। लेकिन दुल्लो तो कुटुंब का लड़का था, इसलिए उस पर रियायत की गई? नहीं, वैसा नहीं किया गया। दुल्लो का अकल कम है, बदन नहीं। मोहल्ले के लोग गुंडा कहते हैं। वही दुल्लो उस दिन मार खाते खाते बेहोश हो गया था। मोहल्ले के लोगों ने भी मार लगाई। कुत्ते की नई जीभ निकालकर हाफते हाफते आकर झूल पड़ा था वह। किंतु आंधी क्या इतनी ही आई? मर तो नहीं गया। आंधी को आंधी कहे, बदन का दर्द मिटने इसमें क्या दिन लगेंगे। आंधी दूसरा रूप लेकर घर पर टूट पड़ी। घर की मछली बहू रास्ते पर निकल आई और उस खुंखारपन से उठने अधमरे उस लड़के को छीन लिया। घूंघट उठाकर ऊंचे गले में बोल उठी, आप लोग आदमी हैं कि कसाई? बोली, अजी इसे क्यों? मुझे मारिए, यह दुल्लो का नहीं मेरा पावना है। बोली, मारकर यदि मुझे मार ही डालते तो आप लोगों को भी रिहाई मिलती और मुझे भी। गला खोलकर बोली थी। इतना ही नहीं, उस लड़के को झपट कर छीनने में मोहल्ले के मर्दों के हाथों से हाथ भी छू गया था। इसके बाद एक खौफनाक तूफान उठेगा, इसमें ताज्जुब ही क्या है? उस आंधी की मिसाल चेत बैसाख की सांझ को मिलती है काल बैसाखी से। जिस आंधी में पेड़ उखड़ते हैं, छप्पर उड़ते हैं, पक्के की दीवारें भी हिल जाती हैं। जैसे तूफान से दर्जी पाड़ा की यह गली उद्याम हो उठी थी, विभत्स हो उठती है। 10-12 घरों के बासी चूल्हे की राख, झूठा भात और झूठी पत्तलों से छलका हुआ डस्टबिन लुढ़कता रहता है। पत्ते और गंदे कागज के टुकड़े उजड़ उजड़ कर गृहस्थ के घरों में आ जाते हैं। पूरी की पूरी गली कतवार का कुंड बन जाती है। काल वैशाखी की वही आंधी उस दिन मुक्तकेशी के यहाँ उठी। इतने दिनों के बाद लोगों को यह भेद मालूम हुआ कि सती लक्ष्मी मजली बहू के नीचे उसी कमरे में विश्राम करने की इच्छा क्यों थी। तेज वाली पाजी
लोग इतना ही जानते थे, अब पता चल गया कि कितनी गई बीती कितनी जांबाज है। मुक्तकेशी ने कहा था, पेबो, यदि तेरे बदन में आदमी का लहू है तो उस बहू को मारे लातों को मार डाल दो, और अगर जंतु जानवर है तो बीवी को मत्थे पर उठाकर अलग हो जा। यह मुक्ता ब्राह्मणी बिगड़ी औरत को लेकर घर नहीं चला सकती। दाएं हाथ में झकमक माजा हुआ तांबे का एक लोटा, बाएं कंधे पर गमछे में बंधी भीगे कपड़े की पोटली, पीछे पीछे 6 साल की लड़की। काशी मित्र घाट के निकट एक 2 तल्ले मकान के सामने जाकर खड़ी हुई मुक्तकेशी उस बच्ची से कहा, अरे जरा दरवाजे को ठेल तो, मैं ना छूऊंगी। मुक्तकेशी किसी के यहाँ के बाहरी किवाड़ को हाथ नहीं लगाती, क्योंकि उन किवाड़ों पर धागड़ों के झाड़ की धूल उड़ उड़कर पड़ती है और किसी को इसका ध्यान रहे ना रहे, मुक्तकेशी को अवश्य रहता है। उस बच्चे ने दरवाजे को जोर से धक्का दिया और गिरते गिरते बच गई। किवाड़ सिर्फ भड़काया हुआ था। मुक्तकेशी भीतर गई, आवाज दी, अरे ओ जग्गू, जग्गू है घर में? जग्गू मुक्तकेशी का भतीजा है और वह पुराना दुतल्ला मुक्तकेशी के भाई का है। बहुत दिन हो गए दिवंगत हुए। उनकी विधवा भाभी श्यामा सुंदरी है। जग्गू के बदले उन्हीं की आवाज मिली। ननद का गला सुनकर और दिन की तरह वह दौड़ी नहीं आई, जाने कहाँ से जवाब दिया, अरे रहेगा नहीं तो किस भाड़ में जाएगा, मंदिर में बैठा चंदन लगा रहा होगा। गंगा नहाकर लौटते हुए भतीजे के यहाँ एक बार जरूर आ जाती है मुक्तकेशी। भाभी हंसती हुई आगवानी करती है, और आज दूर से आती हुई सी है वंशी ध्वनि क्यों? लगा आवाज मानो बंद कमरे से आ रही है। मुक्तकेशी ने कहा, अरे तुम बोल कहाँ से रही हो बहू? अरे यहाँ यम के दक्षिण दरवाजे से, दई मारे छोरे ने बाहर से सांकल चढ़ा दी है। हाय राम, सो क्या? मुक्तकेशी आगे बढ़ी। पीछे की लड़की हटाती ही करके हंस पड़ी, मामी दादी को कमरे में बंद कर दिया है। मुक्तकेशी के होठों पर भी हंसी फूट गई, मगर उसे छिपाकर डांट उठी, मरण हंसकर मरी जा रही है। उसके बाद सांकल खोल दी। रसोई में बैठी तरकारी कूट रही थी श्यामा सुंदरी। मुक्तकेशी के भीतर जाते ही हंसिए को हटाकर खड़ी हो गई। वह बच्ची फिर एक बार हंस पड़ी और पहनावे की बीबी पागल साड़ी का आंचल मुंह पर रखकर बोली, मामी दादी ने शरारत की थी क्या, तभी ताऊजी ने इन्हें सजा दी? इस हंसी के जवाब में श्यामा सुंदरी हंसी ने खींच स्वर में बोली, शरारत क्यों करने लगी? जन्म जन्म से महापातक किया था, उसी का दंड भोग रही हूँ। मुक्तकेशी नीचे ही बैठ गई, बोली, हुआ क्या? अरे होगा क्या, यह तो यमराज को ही पता है। आज शायद अदालत में मुकदमे की तारीख है, इसलिए मेरे मातृभक्त बेटे माँ का पदादोक पीकर जाएंगे। मामले के बारे में मुक्तकेशी को कुछ कुछ मालूम है। गांव की जगह जायदाद के लिए जग्गू ने मां पर नालिश कर दी है। जगह जमीन बागीचा पोखरा खासा कुछ है, सब सगे संबंधी खा रहे हैं। इसलिए श्यामा सुंदरी ने अपने देवर जेठ को कड़े शब्दों में कहा था कि यह जबरदस्ती दखल से बाज आकर मेरे हिस्से के रुपए गिन दो। जग्गू ने मां पर आंखें रंगाई, कहा, मैं कहता हूँ, हक किसका है, तुम्हारा कि मेरा? वह जायदाद मेरे दादा की है, तुम्हारे दादा की तो नहीं। तुम पराए घर की बेटी हो, उड़कर आई और जुड़कर बैठ गई। तुम स्वर्गीय रामनाथ मुखर्जी के घर से उनके वंशधर को बेदखल करने वाली कौन होती हो? मुक्तकेशी को यह मालूम है, पर कमरे में बंद करने की बात रहस्यजनक है, इसलिए मुस्कुराकर बोली, माँ से मुकदमा लड़ेगा और माँ का पैर चरण छूकर जीतने जाएगा? खूब, मगर यह सांकल लगाना क्या हुआ? श्याम सुंदरी ने जवाब दिया। उससे पहले कि पीछे से ही जग्गू बोल उठा, खिजड़ाए में कहा, सांकल क्यों बताए? यह निकषा बुड्ढी खुद ही बताए। सांकल क्यों लगाई? घड़ी भर पूजा को भर बैठा हूँ और ननद से बेटे की शिकायत शुरू कर दी। जग्गू ने कुछ हिकारत का भाव दिखाया। पहनावे में साफ पीली सी एक छोटी धोती, लोमस छाती पर रुद्राक्ष की माला, कपाल पर रक्त चंदन का टीका। फुआ की आवाज सुनकर धीरे से दुतल्ले पर से उतर आया था। श्यामा सुंदरी ने मुंह बिदकाकर कहा, सुन लो ननद जी, नदिया के चांद, अपने भतीजे का वचन सुन लो जरा। अरे अभागा, औरत से तेरी चुगली खाऊं, मेरी जीभ इतनी सस्ती तो नहीं। सुन लो फुआ, सुनती जाओ, जग्गू ने ऊंचे स्वर में कहा। देख लो उसके पेट में कितनी शैतानी भरी है, और क्यों ना हो, अपने नाना जी कैसे घाघते, उनका नाम लो तो हंडी ना फूट जाए। आखिर उन्हीं की बेटी है ना। इसे पता चला कि आज मुकदमे की तारीख है, बस पैर छिपाकर बैठ गई। कारण कहीं जोर जबरदस्ती पादोदक ना ले लूं। मैं भी बाबा एक ही बदमाश, लगा दी किवाड़ की सांकल। आखिर बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। फिर देखता हूँ पाव कैसे छिपाए रखती है। पूजा करके दरवाजे के पास ही चौखट पर पानी डालकर ताक में बैठा रहता। सांकल खोलने पर जैसे ही निकलेगी पानी पर तो पाव पड़ेगा ही, वही पानी चाट जाता। और अपनी अक्लमंदी पर जग्गू हो हंस पड़ा।
श्यामा सुंदरी आग बबूला हो गई। हाय रे मेरे मातृभक्त बेटे, 24 घंटे माँ का गला रेत रहे हैं। माँ के नाम मुकदमा ठोक दिया है और तुर्रा यह है कि माँ का चरणामृत पियेंगे। जूता मारकर गैया दान। समर्थन की आशा से श्यामा सुंदरी ने ननद की और ताका, लेकिन मुक्तकेशी ने भाभी के बात का समर्थन नहीं किया। असंतुष्ट होकर बोली, सो जो कहो रानी, बात तुम्हारी गैर वाजिब है। पति के मरते समय तुमने यदि उनका कान फूंककर अपने बेटे के पेट को अंगूठा दिखाकर सब कुछ अपने नाम से लिखवा लिया हो तो वह अपना हक क्यों छोड़ेगा? यह तो वाजिब दावा है, किंतु बेटे की मातृभक्ति में तो कोई त्रुटि नहीं है। श्यामा सुंदरी यद्यपि सदा ननद की खातिर करती है, लेकिन सब इस समय इतना असहनीय नहीं सह सकती। वह तेजी के साथ बोली, वैसी मातृभक्ति के मुंह में आग, वैसे लड़के का मुंह देखने से नर्क देखना होता है। मैं पूछती हूँ ननद जी, सर्वस्व अपने नाम लिखा न लूँ तो क्या उस आवारा फुकेत बावरा गंजेड़ी को देकर खो गंवा बैठूं? उसके हाथों होता तो तुम इस घर में आकर खड़ी भी हो पाती। एक एक ईंट बेचकर गांजा नहीं पी गया होता और उसके गंजेड़ी गुरु की सेवा में समर्पित नहीं हो जाता। उदारता है कितनी! कहता है अपने सगे लोग लूट खसोट कर खा रहे हैं तो खाएं, उनके दादा की संपत्ति है, फिर तो खुद को हाथ में माला लेकर भीख मांगनी पड़ेगी। श्यामा सुंदरी ने जरा सांस ली। मुक्तकेशी किंतु ऐसी विभाषिका की आशंका से भी नर्म नहीं पड़ी। जोर गले से कहा, सो होता तो होता, उसके बाप की संपत्ति है, वह फूकता। किसी और के बाप की जायदाद में तो दखल देने नहीं जाता। नाशा भांग भला कौन मर्द बच्चा नहीं करता, इसलिए क्या वह अपना हक नहीं पाएगा? हाँ तुम ही कहो फुआ। अपनी छाती थपथपाकर जग्गू मिट हंसा। श्यामा सुंदरी ने खिजलाकर कहा, भतीजे की तरफदारी करके खूब तो कह रही हो ननद जी। मैं अगर उसकी मुट्ठी में आ जाऊं तो कल को आंचल फैलाकर मुझे भीख मांगने की नौबत नहीं आएगी। मेरे पेट के क्या 5 है कि यह नहीं खिलाएगा तो वह खिलाएगा? यह तो कहो कि मैं धरती माता जैसी सहनशील हूँ, उसकी सह रही हूँ। दूसरी माँ होती तो उसके मुंह में आग झोंककर चली जाती। यह नहीं कि मुक्तकेशी भाभी को मानती नहीं है। समय असमय में भाभी बहुत करती है उनका, फिर भी उनकी हिमायत न कर सकी। कहा, आग तुम्हारी बुद्धि में ही झोंकनी चाहिए भाभी। मामला मुकदमा तो बाहर का काम है, बाप बेटे में होता है, भाई भाई में होता है और तुम जैसी गुणवंती माँ के साथ होता है। लेकिन इसके चलते क्या कोई धर्म अधर्म छोड़ देगा? माँ बेटे में लाठा लाठी हुई तो क्या तुम्हारे मरने पर वह हविष नहीं करेगा या कि सिर नहीं गुड़वाएगा? जग्गू अब तक कमर के दोनों तरफ हाथ रखकर वीर की अदा से खड़ा था। अब वह परम संतोष के सुर में बोल उठा, लो ज्ञानवान की सुन लो बात। जानती हो फुआ, यही इतनी सी बात से इस निकषा बुढ़िया को नहीं समझा सका। कहा जाता है स्वर्गादपि गरियसी। तुम ज्ञानी हो, समझ बूझ वाली हो, तुमसे कहने सुनने में सुख है। श्यामा सुंदरी ने ताना देकर कहा, सुख क्यों ना हो भला, गोदी में खींच लो तो सभी ज्ञानवान। अच्छा तुम्हारे बेटे ऐसे होते तो तुम क्या करती? तुम्हारे भाग्य से तो वे अच्छे हैं, इसलिए मेरा हाल तो ऐसा है, एक व्यंजन वह भी जहरीला। भाग्य से नहीं बुद्धि से, जग्गू ने कहा। फुआ के लड़के क्या यूं ही अच्छे हैं? कहावत है ना, जैसी माँ वैसा बेटा, सो तुम जैसी हो वैसा ही तुम्हारा पूत। ज्ञान पापी कहकर मुंह फेर कर श्यामा सुंदरी फिर तरकारी कूटने लगी। मुक्तकेशी आगे बढ़ाई, बोली, लड़का आखिर आवारा क्यों ना हो? उम्र पार कर गई, तुमने ब्याह नहीं कराया। बात सच है, जग्गू के ब्याह की उम्र कब की पार कर गई। मुक्तकेशी के बड़े लड़के सुबोध से भी बड़ा है, लेकिन पात्र के हिसाब से सुपात्र नहीं है, यह तो कहना ही पड़ेगा। पढ़ने लिखने की बला को ताक पर रखकर कैसे तो जाकर गंजेड़ियों में पड़ गया और वह अब एक अवधूत बाबा का चेला भी बन गया है। मुक्तकेशी ने पहले पतवार थामने की बड़ी कोशिश की, परंतु नाव को ठेलकर ले जाने में सफल नहीं हो सकी, जग्गू के ही कारण। फिर भी जब तब इसका दोष भाभी को ही देती है। अभी भी कहा, उम्र वाला लड़का, समय पर शादी ब्याह नहीं होने से। रुको भी ननद जी, यह बात फिर मत बोलो। गुरुजन का सम्मान भूलकर श्यामा सुंदरी झंकार उठी। आज तो यह एक भूत जनकर जल जलकर मर रही हूँ, फिर एक पराई लड़की के नसीब में इमली घोलने के लिए इसका ब्याह करूँ? आखिर पागल तो नहीं हो गई हूँ? बात यह तमादी हो गई है। फिर भी मुक्तकेशी ने असंतुष्ट गले से कहा, यानी तुम ये चाहती हो कि मेरे बाप का वंश लुप्त हो जाए? लुप्त ही तो किया हो जाए तो क्या किया जाए? श्यामा सुंदरी ने कहा, कितने कितने राज बादशाहों के वंश लुप्त हो गए, फिर क्या कहना। लोगों की गर्दन कट रही है तो अपनी भी कटा ले। तुम करो ना करो, मैं इस बार जग्गू का ब्याह कराऊंगी। सच पूछो तो आज यही कहने के लिए आई हूँ। गंगा तट पर एक बेचारी रो पड़ी, बोली, कंवारी बेटी गले में अटकी है, जो भी आता है फांसी लगा लो। दया करके आप यदि दीदी कहीं कोई लड़का ठीक कर दे तो मुझे तुरंत जग्गू का ख्याल हो आया। अभी भी यदि करा के ब्याह हो जाए। जग्गू बोल उठा, हुआ की दुर्मति देखो तो जरा, खुद ही तो कहती है मर्द तुम्हारे सभी बेटे बीवियों के गुलाम बन गए हैं। बहुएं कान पकड़कर उठाती बैठाती हैं, तो फिर इस अभागी के लिए कान की मालकिन ले आने की चेष्टा क्यों?
मुक्तकेशी ने हंसकर कहा, बात सुन लो इसकी, पहले से ही गुलाम बनाया जाएगा और सब वैसा होगा ही क्यों। तू बीबी के पापोश बनाए रखने का उदाहरण दिखा। दिखाता हूँ, कहने से ही दिखाया जा सकता है। जग्गू ने विचक्षण की भंगिमा से कहा, यही बिल्ली जंगल में जाने से वन बिलाप बन जाती है, समझी फुआ। इस पर मेरे लहू में मेरे बाप का गुण है। अच्छा, अरे हदबागा पाजी बंदर। श्यामा सुंदरी खिटखिटा उठी, बाग दूर हो जा मेरी आंखों के सामने से। मेरे बाप को गाली दे रहा है। दही मारा, नर्क में ठाव ना मिलेगी तुझे। नर्क में ठाव छा कौन रहा है। छाती पर और एक थपेड़ा लगाकर जग्गू ने कहा, स्वर्ग में रहते नर्क किस दुख से जाना हो चाहूँगा। मरते समय माँ माँ करके मरूंगा, माता के नाम से तर जाऊंगा। लेकिन हाँ, यह शादी ब्याह की चर्चा तो करना मत फुआ। ब्याह किया नहीं, जहन्नुम में गया। हाँ, बात सही कही। अपनी युक्ति सहसा भूलकर मुक्तकेशी हंसकर बोली, बात सही कही। देखती हूँ बिना पढ़े ही यह छोरा पंडित बन गया है। कहा, ठीक है, मेरे लड़के क्या अब आदमी रह गए हैं। खास करके वह पेवा जो कि सबसे ज़्यादा तेज तर रहा था, भेड़ा बन गया। भेड़ा बहू जब हंगामा करती है हो तो कभी मारने को दौड़ता है, फिर केचुआ सा सिकुड़ जाता है। उससे लाखों बार का इस बहू को झाड़ू मार या दूसरा ब्याह कर ले, वह भी साहस नहीं। बहादुरी दिखाकर एक बार उसे पहुंचाया उसके मैके। हाय राम, वह बाप के साथ बैरंग वापस आ गई। अब की जरा जग्गू गंभीर हुआ, बोला, यह कहना तुम्हारा अन्याय है फुआ। अपनी मजली बहू की नाहक की निंदा करती हो। सुबह ने मुझसे कहा है कि यह बहू मेरी माँ की बजाय और किसी के हाथ में पड़ी होती तो वह धन्य धन्य कहती। मुक्तकेशी मानो हाथ पांव तोड़कर अचानक आसमान से गिर पड़ी। सुबोध, यह बात सुबोध ने कही? क्यों? उस अभागे का रीत चरित्र बिगड़ तो नहीं रहा है? हजरत छोटे भाई की बहू की बड़ाई कर रहे हैं, यानी वह मुँह जली जादू टोना कर रही है। उन्हें क्रोध नहीं आया, बड़े दुख से बोली, रूंधे गए से बोली, अच्छा सुबह नहीं है कहा है? कहता ही तो है, जब तभी कहता है। कहने को जो कह लो फुआ, तुम भी तो सहज माँ की सहज बेटी नहीं हो। जानता तो हूँ अपनी दादी जी को, कैसी निधि थी वह। मुक्तकेशी को अब डर हुआ है। यह ना समझ लड़का क्या बोलते क्या बोल बैठे। वह उठ खड़ी हुई बोली, दुर्गा दुर्गा, गंगा स्नान करके बैठी मातृ निंदा सुन रही हूँ, चलती हूँ बहू। अरे छोरी चल। हाय राम, गई कहाँ मुझोसी? उधर गई होगी अमरूद तोड़ने के लिए। राक्षसी, अमरूद की तो यम है। अब फिर आब हवा को जरा हल्का करने के ख्याल से श्यामा सुंदरी ने कहा, वह भला कौन छोरी नहीं है? बात वह नहीं है। मुक्तकेशी ने फिर पिछले प्रसंग को उठाया। कहा ना तुमने, जरा मेरी मजली बहू से तो कहो जाकर, सुन लेना, अमरूद खाने से उनके बच्चों का पेट दुखता है। अरे चंपा को साथ लाना, क्या मैंने शौक से बंद किया? माँ लड़ाकिन है, बेटी मेरे पैरों की धूल। दादी जी मैं भी चलूंगी, बावली बन जाती है। पर मेम माँ कहती है गंगा के घाट पर बुढ़ियों के साथ पुरखिन जैसा बोलना सीखेगी और दुनिया भर का जोश खाकर बीमार पड़ेगी। मैंने कहा, ओ यह बात रखो अपनी बेटी को, सिर फोड़कर अब जान भी दे दे तो मैं नहीं ले जाने की। अब बड़ी बहू को, इस छोरी को लाया करती हूँ। जग्गू, यह तुम्हारी निर्दयता है फुआ। सो निर्दयी कह, निर्मम कह, सब सुनना ही पड़ेगा। मुक्तकेशी ने उदास गले से कहा, उस दिन जो बहू ने कहा तो प्रबोध ने क्या उसके लिए हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी? उसने क्या यह कहा कि माँ तुम बहू का थोथा मुंह भोया करके मजे में पोतियों को लेकर गंगा नहाने जाया करो, जो जी में आए खरीद कर उन्हें खिलाया करो? तो कहा कि माया ममता? जग्गू अचानक उद्दीप्त गले से बोल उठा, जब ऐसा कह रही हो फुआ तो मैं कहूँगा यह तुम्हारी शिक्षा का दोष है। यह अगर गंवार गोविंद जग्गू होता तो तुम्हारा तो नापकर बहू से 7 हाथ ना कर गड़वाता। माँ पर टैपों स्वर्गादपि गैरैसी है, मेरी माँ है, जो उसे जो कहूँ करूँ, मगर पराई बेटी बढ़ चढ़कर बोलेगी, शास्त्र में कहा है। रहने भी दे, श्यामा सुंदरी बोली, तेरे मुंह से शास्त्र के वाक्य सुनकर स्वर्ग में ऋषि मुनि लोग अपने गाल मुंह पर थप्पड़ लगाएंगे। सुन लो, देख रही हो ना फुआ, बुढ़िया को मैं क्या फूटी आंख नहीं देख पाता। 10 का धर्म कहा है, कुपुत्र हो सकता है, कुमाता हरगिज नहीं होती। किंतु मेरे भाग्य में उल्टा ही हुआ है। भगवान के राज्य में एक व्यतिक्रम है, परवल की माँ परवलवती, और इस घर का एक व्यतिक्रम है, जग्गू की माँ श्यामा सुंदरी। मातृ नाम के उच्चारण का पाप ना लेना देवता। खैर, बड़े बाप की बेटी को तुम हुक्म तो कर दो फुआ, वहाँ पर श्वेत पत्थर के कटोरे में पानी है, दया करके चरण डुबा दे। जग्गा, फिर आंखें लाल पीली ना करो माँ जननी। वैसे ही स्वर में जग्गू भी बोला, ज़्यादा जाति की तो टांगे तोड़कर वहीं सुला दूंगा। मुक्तकेशी ने समझौते के सुर में कहा, अरे महज मामूली सी बात के लिए तुम भी हंगामा क्यों कर रही हो बहू? दे दो ना। श्यामा सुंदरी अचानक उठी, तड़बड़ाकर गई और पत्थर के कटोरे के पानी में बाएं पैर का अंगूठा डुबाकर फिर आकर बैठ गई। सावधानी से कटोरे को उठाकर जग्गू ने कहा, बस किला फतेह, अब देखता हूँ रावण जीता है कि निक्षा। इस झगड़े का अंत देखने का समय नहीं था, बेला हो रही थी। मुक्तकेशी ने आवाज़ दी, टेम्पी
अरे ओ टेम्पी। टेम्पी आई। जग्गू ने उसके हाथ में 4 पैसे थमाकर कहा, खिलौना खरीदना है। यह पैसा क्यों? मुक्तकेशी ने असंतुष्ट स्वर में कहा, रोज रोज पैसा देना, और यह छोरी भी वैसी ही लोभी, हाथ पसारे ही हुए। ले चल, धूप आई, चलती हूँ भाभी। अरे इतनी तरकारी क्यों काट रही हो? माँ बेटा गिने 2 ही तो जन हैं। श्यामा सुंदरी ने झुंझलाहट के साथ कहा, बेटा अकेले ही तो 100 है। 52 भोग किए बिना गौर गले से उतरेगा? मछली खाएगा? 4 टुकड़ा मछली सरसों के साथ पका दी, बस 100 नहीं। माँ की निरामिष रसोई भी भक्सूंगा, और इसने तो हाड़ मांस जला खाया। आज तो फिर सम्मन है अदालत का, तुरंत कहेगा लाओ खाना। मेरा तो आग में गिरूं या पानी में, यह हाल। मुक्तकेशी और नहीं रुकी। बाहर धूप आग सी हो गई। 10 ही तो बजे। ऐसी धूप, मुक्तकेशी को लगा पृथ्वी की आबहवा भी शायद बदल गई है। उनकी उम्र में आषाढ़ में ऐसी तेज धूप कभी नहीं देखी थी। रास्ते पर आकर टेम्पी ने जिद की, दादी जी पालकी कर लीजिए ना, चलने को जी नहीं चाहता। जी नहीं चाहता? तमक कर मुक्तकेशी ने कहा, तो आती क्यों है री? गंगा नहाकर आदमी के कंधे पर चढ़ूं? खूब। गंगा घाट की वह मुटकी बुढ़िया रोज पालकी पर नहीं चढ़ती? मुटकी बुढ़िया के नाम से मुक्तकेशी हंस पड़ी। बोली, उस बुढ़िया का सामर्थ नहीं है इसलिए चढ़ती है, और पालकी है भी कहाँ? नजर ही तो नहीं आ रही। अब सब जाएगा, धीरे धीरे सब कुछ उठ जाएगा। पालकी जाएगी, आबरू बड़ों पर भक्ति श्रद्धा जाएगी, धर्म अधर्म पाप पुण्य सब जाएगा। साफ देख रही हूँ। इस सुदेशी के हंगामे में देश जहन्नुम हो जाएगा। अरे साहबों का राजपाट है, तुम लोग उन्हें उखाड़ फेंकना चाहते हो? पूछती हूँ, उन्हें उखाड़ कर करोगे क्या? राज चलाओगे? सुख की दुनिया में स्वेच्छा से आग लगाना? ये बातें पोती के लिए ना थी, यह पालकी के सूत्र से निकल पड़ने वाली उनकी भीतरी उष्मा थी। राह वाट में सदा सुनाती हैं, ये स्वदेशी वाले साहबों के उजाड़ने के ताक में है। बम बना रहे हैं, गोलू बंदूक जुटा रहे हैं। गंगा घाट में यह चर्चा सुन सुनकर उनकी अंतड़ियां जल जाती हैं। अजी उनका राजपाट है, तुम लोग छीन लोगे, उनसे पार पाओगे, वामन होकर चांद पर हाथ। हठात स्वदेशी वालों पर क्यों खफा होती क्या जाने। लगता है मानो सहसा ही अपने जीवन की एक बहुत बड़ी फांक उन्हें दिखाई दे गई। कैसी शून्यता। उनका राजपाट तो बिल्कुल बरकरार है, फिर साहबों के राजपाट जाने की चिंता उनका मिजाज गर्म क्यों हो जाता है? गंवार गोविंद जग्गू की मां पर कोई सूक्ष्म ईर्ष्या बोध हो रहा है। क्यों? मुक्तकेशी के बेटे क्या मातृभक्ति से कम है? इसलिए जग्गू की मातृभक्ति उन्हें ईर्ष्या से पीड़ा दे रही है। मुक्तकेशी के बेटों की मातृभक्ति में कसर कहाँ है? फिर भी इस गहरी शून्यता को वह वृद्धि से युक्ति से भर नहीं पा रही। मुक्तकेशी के ही हृदय में बेटों के लिए ठाव नहीं है। बेटों के हृदय में मुक्तकेशी के लिए ठाव नहीं है। ठाव हो तो फिर भरावट क्यों ना हो, जो भरावट वह अभी अभी श्यामा सुंदरी में देख आई। तो क्या बेटों का ब्याह करना ही बेवकूफ़ी है? पल्ले की कौड़ी पराये को बांट देने जैसी। ए दादी, इतनी तेज क्यों चल रही हो? मैं चल सकती हूँ भला? नहीं चल सकती है तो आती क्यों है? अपनी चाल थोड़ी धीमी करके मुक्तकेशी ने कहा, मैं बुढ़ी चल सकती हूँ और तू जवान छोरी चल नहीं सकती? अरे तेरी उम्र में लोहा तोड़ सकती थी, पता है। बात शायद गलत नहीं थी, बहुत ही तंदुरुस्त थी, अभी भी है। कहावत है ना, मरा हाथी भी 1.25 लाख का। एक दांत से ही छिलकर खाती है। भीगी दाल और पुस्ता दाना पीसकर अभी भी मजे में हजम करती है। नल में चमड़ा है, इस ख्याल से जब से विधवा हुई है नल का पानी नहीं पीती। रोजाना 2 घड़ा गंगा जल आता है। निष्ठावान है, यह नाम गाम है उनका। मोहल्ले के लोग अदब करते हैं। उन्हें रास्ते में आते देखकर ही लड़के गिल्ली डंडा खेलना बंद कर देते हैं। अंटा खेलते खेलते चौकर खड़े हो जाते हैं। दोबारा चीनी में हड्डी की बुकनी होती है, इसलिए संदेश रसगुल्ला तक नहीं खाती। रात में आचमनी भोजन नहीं करती। अम्बुवाची से कई दिन अशुद्ध बासमती का संस्पर्श छोड़कर गंगा में खड़ी होकर दिन में कई एक बार शहद और डाब का पानी पीती है। ऐसे और भी कठिन कृच्छ साधन की तालिका है चेहरे पर, इसलिए रूखी कठोरता है। मुक्तकेशी के जीवन दर्शन से आज की शून्यता का मेल नहीं। उन्होंने तो प्रेम से भय को ही सदा अधिक महत्व दिया है। सोचा है गृहस्थी में पैरों तले की माटी वही है, तो फिर गंवार जग्गू का माँ पादोदक पीना आज उन्हें बार बार क्यों याद आ रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है कि श्यामा सुंदरी पत्थर की एक ऊंची वेदी पर बैठी है और मुक्तकेशी नीचे से सिर उठाकर देख रही है। दादी जी पालकी नहीं करोगी? टेम्पी का लाड़ भरा स्वर गूंजा। मुक्तकेशी एकाएक मुलायम हो गई, मानो बोली, तू पैसा खर्च कराए बिना नहीं मानेगी। कहाँ है पालकी? वह रही। मुक्तकेशी ने देखा, सच ही पेड़ तले पालकी रखे 2 कहार बैठे हैं। हाथ के इशारे से उन्हें बुलाया। चढ़ गई उस पर। बोली, जैसी कंजूस है तेरी माँ, पैसा देगी नहीं देगी? चंपा की माँ में और चाहे गुण हो ना हो, यह गुण तो जरूर है। टेम्पी ने मुंह बनाकर कहा, चंपा की माँ के पास तो हरदम पैसा रहता है, मेरी माँ के पास है क्या? माँ को कब से इच्छा है कि कुंजियों की एक रिंग खरीदने की, वह नहीं हो पाता।
मुक्तकेशी ने बेपरवाह ढंग से कहा। अरे ना हो पाए तो कसूर किसका, लाख रुपए में ब्राह्मण भिखारी। क्यों, तेरा बाप क्या कुछ कम कमाता है? हाँ, नन्ही नन्ही पोतियों से इस तरह की बातें मुक्तकेशी हमेशा ही कहती हैं। जो कुछ कहना चाहती हैं, जो वक्तव्य होता है, अधिकांश तो उन बच्चों के माध्यम से ही कहती हैं। वह खूब समझती हैं, साफ सामने कहने का हंगामा नहीं करके साफ सीधा कहना ही इसी से हो जाता, क्योंकि सुनते हैं तो बच्चों माँ के कानों तक पहुँचा देते हैं। वे सब पुरखे पुरखिन की तरह बोलना सीखेंगे। हाय दैया, उसमें क्या आता जाता है। मुक्तकेशी की मेम मजली बहू की तरह और कहेगी कि कौन की गंगा घाट में पुरखिन सी बोलना सीखेगी। किंतु मुक्तकेशी की मजली बहू क्या अब तक उनके यहाँ टिकी हुई है? स्वर्णलता का ससुराल आश्रय उस दिन आंधी में उड़ नहीं गया। उड़ जाने की ही तो बात थी। क्रोध, दुख, अपमान, धिक्कार, बीवी बच्चों का हाथ पकड़कर निकल ही तो जाना चाहिए प्रबोध को, या दुष्चरित्र पत्नी को गर्दनिया देकर घर से निकाल देना चाहिए। लेकिन इनमें से कुछ हुआ नहीं हुआ। स्वर्ण ने फिर से रसोई घर का भार लिया, फिर खाया, फिर सोई और फिर बोली। उसके बाद और भी दो लड़के स्वर्ण के इसी घर के निचले तल्ले के उस ठंडे और सिले हुए कमरे में भूमिष्ठ हुए, जिस कमरे में साल में कम से कम 5 बार नवजात की रुलाई गूंजती है। अदृश्य अंधकार जगत में जो विदेही आत्माएं पृथ्वी की धूप हवा की आकांक्षा लिए लुब्ध होकर भटकती रहती हैं, उनकी मुक्ति का माध्यम तो इन स्वर्णलताओं का ही दल है। चाहकर अनचाहे जिन्हें माँ बनने को मजबूर होना पड़ता है, जिनका निष्फल प्रतिवाद चुपचाप सिर पीटते हुए मरता है, या जो इस घटना को ही स्वामी सुख समझती है। आज छोड़ी इस बात को। बात हो रही थी उस दिन की आंधी की, जिस आंधी के दिन स्वर्णलता का उदार हृदय जेठ भी खींचकर कह उठा था, यह नाटक उपन्यास पढ़ना बंद कराना जरूरी है, उसी से सारा अनर्थ घर में आता है। इसलिए प्रबोध ने स्त्री को काली माई की अपनी कसम दी, रात की निश्चिंतता में समझाया था कि उपन्यास पढ़ने में क्या क्या बुराइयां हैं। किंतु बेहया स्वर्ण उस भयंकर घड़ी में भी एक अद्भुत बात बोल उठी। कहा था, ठीक है तो तुम भी एक कसम खाओ। मैं किस लिए कसम खाऊं? मैं क्या चोरी में पकड़ा गया हूं? नहीं, तुम क्यों पकड़े जाओगे? चोरी में तो स्त्रियां ही पकड़ी गई हैं। क्यों, बता सकते हो क्यों? यह क्या बात हुई? इसके सिवाय प्रबोध को उत्तर नहीं जुटा। स्वर्ण ने झट प्रबोध का एक हाथ सोए हुए भानु के सिर से छुआकर कहा, तुम भी कसम खाओ कि अब कभी ताश नहीं खेलोगे। ताश नहीं खेलूंगा मतलब कुछ नहीं, मेरा नशा है किताब पढ़ना, तुम्हारा नशा है ताश खेलना। यदि मुझे छोड़ना पड़े तो तुम भी देखो नशा छोड़ना क्या होता है। बोलो, अब कभी ताश नहीं खेलोगे। प्रबोध के सामने आसन्न रात और बहुतेरी लांछनाओं से जर्जर स्त्री के बारे में कांपते कलेजे का आतंक। कौन कह उठ सकता है कि फिर कौन सा घिनौना कार्य कर बैठे। फिर भी साहस बटोर कर बोल उठा, खूब मूढ़ी मिश्री का एक ही भाव। स्वर्णलता तीखे स्वर में बोल उठी, कौन मूढ़ी है कौन मिश्री, इसका हिसाब किसने किया था और इनकी दर ही किस विधाता ने तय की थी, बता सकते हो? गजब है, इतनी लानत मलामत से भी औरत दबती नहीं, उल्टे कहती है। बल्कि यह सोचो कि शर्म करनी चाहिए तुम लोगों को। लाचार प्रबोध ने कह दिया था, ठीक है बाबा, ठीक है, खाता हूँ कसम, अब कभी नहीं खेलूंगा। यही ना? नहीं खेलूंगा हो गया। खैर, मेरा तो हुआ तुम्हारी प्रतिज्ञा। यह तो कह दिया तुम ताश ना खेलो, तो मैं भी किताब नहीं पढ़ूंगी। मुझसे क्या, सो तो नहीं समझा? हुई तो परपुरुष से लगाव की। खबरदार, जबान पर लाना था फिर ये बात। इतना नीच? वाह, खूब, इसी को पतिव्रता सती कहते हैं। सती स्त्रियां? तुम लोगों के हिसाब से मैं सती नहीं हूँ। हुआ? स्वर्ण ने क्रुद्ध स्वर से कहा, याद रखना, बेटे के माथे पर हाथ रखकर कसम खाई है, बाजी रखकर ताश खेलना, यह तो जुआ है। और जुआ खेलने से पाप नहीं होता तुम्हें? या कि पुरुषों के लिए पाप नाम की कोई चीज ही नहीं है? पुरुषों के लिए पाप है कभी भला? प्रबोध ने कहा, महापाप है ब्याह करना। और उसने स्वर्णलता के प्रस्तर कठिन शरीर को बलपूर्वक खींच लिया। उसके बाद रात दिन निकलते गए। नियमानुसार सवेरे सूरज उगता, सांझ को डूबता। मुक्तकेशी गंगा नहाने जाया करती। मुक्तकेशी के लड़के नित्य संध्या समय छुट्टी के दिन भर ताश का अड्डा जमाते। बड़ी बहू छोटी बहू ढेरों पान लगा कर बैठकों में भेजती और बच्चे रह रहकर चिल्लम चढ़ाते। आजकल एक और नया फैशन चल पड़ा है चाय पीने का। चाय के साथ सरंजाम खरीद लिए गए हैं। बड़े समारोह में चाय बना बनाकर ताश के अड्डे में भेजी जाती है। यथारीति सब चल रहा है, परंतु मुक्तकेशी का मजला लड़का, वह ताश के अड्डे पर बैठता है, उसका चरित्र क्या कहता है। बर्तन मांजने वाली नौकरानी हरिदासी को दशहरे पर जो साड़ी मिली,
घर ले जाकर वह फिर उसे लौटाने आई। बोली, दादी जी, ये लट्टू मार का साड़ी नहीं चलेगी, हमारी बस्ती में विलायती कपड़े की मनाही हो गई है। सांझ को इन दिनों मुक्तकेशी आंखों से कुछ कम देखती है, इसलिए वह तुरंत समझ नहीं पाई कि माजरा क्या है। आंखें सिकोड़कर कमरे से ही गला बढ़ाकर बोली, क्या कहा? किसको क्या हुआ है? मनाही हो गई है दादी जी, विलायती कपड़ा पहनने की मनाही हो गई है। इसके पहनने से देश के साथ गद्दारी होती है। आंख कान में जो खांसी आई हो, गला मुक्तकेशी का कम नहीं हुआ है। बिगड़ कर बोली, कपड़ा लौटाने आई है तो इतनी हिमाकत? मझले बाबू ने बाजार की सबसे अच्छी साड़ी ला दी और तू? अरे कहाँ है वो, कहाँ गया? नीचों को बढ़ावा देने का नतीजा देख ले। कच्चा पैसा हुआ दोनों हाथों से लुटा रहे हैं बाबू। नौकरानी की साड़ी 14 आने की, वही बीबी जी जो रात दिन कहती रहती है नौकरानी हुई तो क्या आदमी नहीं है, गरीब आदमी नहीं होते, उसी का फल है। मैंने उसी समय कहा था इतना अधिक करना ठीक नहीं है, पे वो जो रहे सहे वही कर। यह साड़ी बदल कर 8-9 आने वाली ला दे कोई। अरे मेरी सुने कोई, अब मिजाज देख ले। वह साड़ी नापसंद हुई, लौटाने आई है। हरिदासी ने उबे स्वर में कहा, अरे मैंने नापसंद नहीं कही दादी जी, कहा कि यह साड़ी नहीं पहनी जाएगी। अरे रहने दे रे तू, मुझे बोलने का तरीका मत सिखा। जिसको कहते भुना चावल वही कहाती मुड़ी, समझी? छोटी मुंह लंबी बातें। हरिदासी ने और भी उबे हुए गले से कहा, हम छोटों के बोलने से ही बात आप लोगों के कानों लंबी लगती है दादी जी। इसे बदले चाहे ना बदले, साड़ी मुझे नहीं चाहिए। मगर गाली गलौज तो ना कीजिए। गाली गलौज कर रही हूँ मैं? मुक्तकेशी कमरे से बाहर निकल आई। बोली, निकल जा मेरे यहाँ से। भात छींटने से कौवों का अकाल है। समय उस समय वैसा ही था। भात छींटने पर कौवों की कमी नहीं रहती। फिर भी ना जाने किस दुस्साहस से हरिदासी ने नौकरी छूट जाने के डर से गिड़गिड़ाते हुए नहीं कहा, कल दुर्गा माता की पूजा है और वर्ष के ऐसे दिन में आपने मेरी रोटी छीन ली दादी जी। नहीं, हरिदासी यह नहीं बोली। ना जाने किस शक्ति से शक्तिमान होकर वह नाखुश सी होकर बोल उठी, नाहक ही नाराज हो, फिर तो लाचारी है दादी जी। आपकी दी हुई एक साड़ी पहनकर घर में मैं आजाद होकर तो नहीं रह सकती। जरा जाकर देखिए भी तो रास्ते पर क्या कांड हो रहा है। पुलिस की पिटाई से जान जा रही है, फिर भी लोग वंदे मातरम कर रहे हैं। इतने छोटे छोटे बच्चे भी पिट रहे हैं और गा रहे हैं। दुकानों से कपड़े लूटकर बाबू लोग उन्हें जलाकर बस्तर यक कर रहे हैं। इसके बाद क्या तो सब सुदेशी होगा। लेक्चर बाबू लोग यही लेक्चर देते फिर रहे हैं। हमारी बस्ती तक में उथल पुथल मची हुई है। सिर्फ इसी घर में बाबुओं के कान आंख में ठेपी लगी है। बच्चों की बार्ली का कटोरा हाथ में लिए स्वर्णलता रसोई से आ रही थी। वह काठ की मारी सी खड़ी हो गई। कटोरा कलटकर बार्ली चू जाने लगी। इसका पता न लगा। इस घर के बाबुओं की कान आंख में ठेपी, इस घर के बाबुओं की कान आंख में ठेपी, इस घर के बाबुओं की कान आंख में ठेपी। स्वर्णलता के कानों में लाखों झाल बजने लगे। इस घर के बाबुओं की, यानी जो बात स्वर्णलता सोचती है वह इसकी भी निगाह में आ गई है। स्वर्णलता तो जानती थी इस घर के बाबुओं की आंखों में ही नहीं, इस घर में भी ठेपी पड़ी है। एड़ी चोटी राजपथ की मुखर हवा इस गली के भीतर घुस नहीं पाती। बस्ती में आती है, पेड़ों तले जाती है, केवल इस गली में घुसना चाहती है तो गली के मोड़ मोड़ पर टूटी दीवारों से टकरा टकरा कर गूंगी हो जाती है। लेकिन आश्चर्य है, स्वर्णलता के आँख कान इतने खुले कैसे रहते हैं? वह बाहरी दुनिया की बयार में इतनी स्पंदित क्यों होती है? क्यों बाहर की आंधी से झकझोरी जाती है? बाहर से टूटी फूटी रहने की वह घृणा की नजरों से क्यों देखती है? चार दीवारी से घिरे इस घर में स्वर्णलता को बाहरी जगत का संदेशा कौन ला देता है? और जो संदेशा दूसरों के कानों के बगल से निकल जाता है, बदन के चमड़े पर से फिसल जाता है, वही संदेशा स्वर्णलता के चमड़े को जलाकर फफूला क्यों उगा देता है? कानों में गर्म शीशा डालकर मन के भीतर गहरा जख्म क्यों कर देता है? तो हरिदासी की निगाहों में यदि यह बात आ ही गई तो इस घर के बाबुओं के आंख कान में ठेपी पड़ी है जो स्वर्णलता की आंखों में अंगारे छिटकना जानती नहीं है क्या? और स्वर्णलता यदि वह ठेपी हटाना चाहे तो यह उसकी धृष्टता के सिवाय और क्या है? सारी जिंदगी क्या धृष्टता ही करती रहेगी स्वर्णलता? दशहरे पर घर के एक एक आदमी के लिए कपड़ा खरीदना प्रबोध चंद्र की ड्यूटी है, इसलिए उसका पैसा कच्चा पैसा, उसकी पत्नी की बुद्धि भी कच्ची है। स्वर्ण ने कहा था इस बार विलायती कपड़ा नहीं लाना, उससे तो जुलाहे ताती के गमछा कपड़े भी बेहतर हैं। प्रबोध ने नाक उठाकर कहा था, तुम्हारा बेहतर तो पागल का बेहतर है। यह कपड़ा छुएगा कौन? वह चेतना जगाए तो सभी छुएंगे, माथा उठा लेंगे, तो फिर चेतना जगाने वाली जगाए चेतना, अगले साल काम आएगी। यह कहकर प्रबोध ने स्वर्ण का कहा हंसकर उड़ा दिया और एक गट्ठर विलायती कपड़ा ही लाकर रख दिया। आलता
चीनी, सिंदूर, सिर धोने का मसाला भी लाया। जिनके जिनके कपड़े थे उनके पास चले गए। छोटे छोटे बच्चे दिन गिनने लगे, पूजा के कपड़े कब पहनेंगे, और छोटी बच्चियां हिसाब लगाने लगी किसकी साड़ी की कोर अच्छी थे। स्वर्ण ने सोच लिया था जिनके जी में आए जो आए करे, वह तो यह साड़ी नहीं पहनेगी और अपने संकल्प पर अडिग रहेगी। वह षष्ठी पूजा के दिन जब नए कपड़े की चर्चा उठेगी तो स्वर्ण कह देगी पूजा के पुण्य दिन पर वह अशुचि वस्त्र नहीं पहनेगी, किसी दिन भी नहीं। इस बार वह दशहरे पर आए कपड़े छोड़ देगी। किंतु हरिदासी के धिक्कार से उसका वह संकल्प बदल गया। आग लहलाकर इस ठेपी को जलाकर राख कर दो या स्वर्णलता को इस नागपाश से मुक्ति दो। लोग स्वर्णलता को दुखित करें, इस दुस्साहस के लिए उसे निकाल बाहर करें। मीराबाई की तरह राह में निकलकर वह देखेगी कि पृथ्वी की परिधि कहाँ है। कितने ही दिन वह कल्पना करती रही कि इन लोगों ने स्वर्ण को भगा दिया और स्वर्ण साहस करके चली गई। बाहर के लोगों की कौतूहल भरी निगाहों से बचने के लिए वह झटपट मुक्तकेशी के कठिन घेरे में नहीं घुस पड़ी। उसके बाद स्वर्णलता रास्ते रास्ते घूम रही है, तीरथ तीरथ में घूम रही है, उन महापुरुषों के यहाँ जो स्वदेशी की बात करते हैं। आंखों में जलन पैदा करने वाली धुएं की कुंडली घूमती हुई नीचे उतर रही है। उसके साथ उठ रही है एक तीखी और चीनी चीनी सी गंध। इस घर की छत की अकुलाहट आकाश की ओर उठने का रास्ता नहीं पा रही है, इसलिए निरुपाय धुआं छत से नीचे पाताल की ओर ही उतरा चाहता है। पहले किसी को ख्याल ही नहीं आया। ख्याल आया तब जब आंखों में जलन सी हुई, धुएं की गंध मिली। कपड़ा जलने की गंध तो छिपी नहीं रहती। बच्चों का शोरगुल तो इस घर में कुछ नया नहीं, इसलिए सबसे अंत में अनुभव हुआ। ये पाजी लोग क्या क्या गजब ढा रहे हैं। इन बातों का बड़ा डर है उमा शशि को। इधर उधर ताकते देखते उसी ने घटना का आविष्कार किया। रसोई घर की छत पर धुआं उठ रहा है। इकट्ठे किए हुए 4 कपड़े जल रहे हैं। उसके बगल में कुछ बच्चे आंखों की कड़वाहट मिटाने के लिए आंखें रगड़ रहे हैं, साथ ही हलचल मचा रहे हैं। लेकिन केवल वे बच्चे नहीं, उनके साथ दल की अगुआ मझली बहू नहीं है। उमा शशि संसी खड़ी रह गई। उमा शशि के मुंह से बोल नहीं निकले। मझली जान सुनकर यह क्या जला रही है, कपड़ा या भविष्य? सो तो वह सारा जीवन ही जला रही है, ध्वंस कार्य करती आ रही है। वह आग फिर भी अदृश्य थी, अब की क्या वह सारे घर को ही फूकेगी? कुछ देर स्तब्ध खड़ी रही उमा शशि। उसके बाद आंचल से आंखें पहुंची। आंखों से पानी बह रहा था, जलन हो रही थी धुएं से या कि स्वर्णलता के असीम साहसिक दुस्साहस से। स्वर्णलता सदा से ही तो ऐसा करती आ रही है, फिर भी उसका भाग्य दिन दिन छलक ही पड़ रहा है। दोनों हाथों खर्च करती है, चांदी के जूते से सबको खरीद लेती है, सोने की ठेपी से सबका मुंह बंद किए देती है। मछली बाबू करते हैं वह तो भारी हाथ है, घर के भीतर का अधिकार किसका है? मझले देवर जब दशहरे के लिए सबका कपड़ा खरीद करके माँ के आगे रख देते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि क्या मझली बहू ने ही दिया? बड़े दुख और बहुत धुएं से भरी आंखों को पहुंचकर उमा शशि ने रूंधे गले से कहा, यह क्या हो रहा है रे मझली? मझली बहू के जवाब देने से पहले एक लड़का बोल उठा, यह बस्तर यज्ञ हो रहा है ताई। साहबों के बनाए कपड़े अब नहीं पहने जाएंगे। उन कपड़ों को जलाकर उनकी राख का टीका लगाएंगे हम। राख का टीका? हाय राम, यह कैसी बात? कौन सी भाषा है यह? उमा शशि हक्की भक्की सी मझली बहू की ओर ताकने लगी। धुआं जरूर उठ रहा है लेकिन आग लहक रही है और उस आग की आभा से आनंद की आभा जैसे दमक रहा है स्वर्णलता का चेहरा। सिर का घूंघट हटा हुआ, बदन का कपड़ा भी अस्त व्यस्त। इस घर की संस्कृति की अवमानना करके समीज पहनती है, इतना ही। वह मानव उनकी चिनी जानी मझली बहू नहीं लगी। उमा शशि उसे धिक्कारे, कांपते गले से बोली, यह क्या मझली? मझली बहू ने आनंद से दमकते मुखड़े से बोली, होम हो रहा है। उमा शशि के और शब्द जुटते कि नहीं पता नहीं, परंतु बोलना बंद करना पड़ा। माथे पर घूंघट को लंबा करना पड़ा। गर्दन फेंक कर देखा, स्वर्णलता ने भी घूंघट डाल लिया। जेठ नहीं देवर, फिर भी उम्र में बड़ा विज्ञ देवर। जेठ जैसा ही अदब करना जरूरी है, यही तरीका है। प्रभास ऊपर आ पहुंचा, उसका हाथ पकड़े चंपा आई। उसकी आंखें रोने से लाल। रोते रोते ही वह चाचा को बुला लाई कि माँ उन सबके दशहरे के कपड़ों को जलाए दे रही है। घर में विचारक का पद सजले चाचा का है, यह मालूम है, इसलिए चुस्त लड़की चंपा ने उसी से यह बात कही। क्या कर रही है रे माँ? सजले चाचा टपट उठे। दशहरे के लिए लाए गए कपड़े जलाए दे रही है, सभी कपड़े। और चंपा जोर जोर से रो पड़ी थी। कहाँ कहाँ करता हुआ वीर दर्प से प्रभास चला। फिर भी उसने यह नहीं सोचा था, वह भी आकर ठक रह गया। लेकिन क्षण में ही अनुमान कर लेने में कठिनाई नहीं हुई, क्योंकि रहा वाट में ऐसा होते देखता जो आ रहा है वह कि उसके बाद की पीढ़ी लाभान्वित होगी। यह वह लाभ स्वर्ण देख पाएगी। उस संकरी गली की सांकल को स्वर्ण यदि तुरंत चेष्टा से तोड़ने में
तोड़कर समाप्त करे तब भी वह साकल टूट के गिरेगी? कौन कह सकता है? कम से कम स्वर्ण तो नहीं जानती। वह स्वयं साकल तोड़कर निकल पड़ना चाहती है। वह प्रकाश के मंदिर का टिकट खरीदना चाहती है। नहीं खरीदा जा सकेगा। उसका विधाता आघात करेगा, व्यंग करेगा। वह व्यंग स्वर्ण की पकड़ में आ रहा है, फिर भी आंखें बंद किए कि जी खराब लिए ही जबरन घूमती फिरती है। हठात बहुत दिनों के पहले पढ़ा हुआ अजगर वाला लेख उसे आज याद आ गया। सोचते सोचते सांस रूंध आई। उसकी दोनों आंखें विस्फृत हो आईं। अवश्य कठिन हो आया शरीर। दोनों हथेली आप ही मुट्ठी हो गई। कमरे में कोई होता तो चौंक उठता, चीख उठता। इसके बाद स्वर्ण और क्या करती कौन जाने। क्या पता चीख कर रो पड़ती, दीवार पर माथा ठोकती। एन उसी समय प्रबोध कमरे में आ गया। दराज से ताश की गड्डी ले जाने के लिए आया था। अड्डे पर लोगों की संख्या ज्यादा हो गई, लिहाजा बेकार लोग खिलाड़ियों के पीछे बैठ उसको खुश कर रहे थे और चाल बताकर खेल की प्यास मिटा रहे थे। अजीब स्थिति है, प्रभास ने कहा। धत तेरे की, दूसरा दल भी जमे। तुम्हारे कमरे में तो ताश है ना मजरे भैया। प्रभास ने इच्छा प्रकट की। प्रभास ने कहा। सो ताश लेने के लिए प्रबोध भागता हुआ, किंतु स्वर्ण का रूप देखकर ठिठक गया। मुट्ठियां बंधी और हाथ की फूली हुई नसें देखकर उसे डर लगा। सच तो यह है कि स्वर्ण से यूं ही उसे डर रहता है। उसके साथ घर तो करता है पर कहाँ, तो मानो अत्यंत व्यवधान है। सच घर की सभी स्त्रियों को समझा जा सकता है, समझा नहीं जा सकता तो सिर्फ अपनी पत्नी को। यह क्या कम पीड़ा है? किंतु इसी नहीं समझ सकने को कबूल करने को राजी नहीं है। इसलिए नहीं समझने के स्थलों को आंख मूंदकर टाल देना पड़ता है। डर लगता है, इसलिए शासन की मात्रा मार कर दी जाती है। आश्चर्य है, स्त्री पर चर्चा करेगी, कलह करेगी, बच्चे को पीटेगी, खाना पकाएगी और घुटना मुड़कर बैठी एक रिकाबी चच्चड़ी के साथ एक थाली भात खाएगी। यही तो होता आया है। भात परोसना देखकर घर के पुरुष कहीं मुस्कुराकर पूछ बैठे बिल्ली तड़प सकेगी कि नहीं, इसलिए पुरुषों के सामने अपना खाना नहीं परोसेगी। यह सब कुछ तो चिर परिचित है, परंतु प्रबोध के नसीब में सभी कुछ तो उल्टा है। दुनिया से बाहर व्यतिक्रम जी में आ रहा था, नहीं देखने का मान करके चलते, किंतु नहीं हो सका। नजरें मिल गई। लाचार हो जरा नजदीक जाकर पूछना पड़ा, बात क्या है? तबीयत खराब हो रही है? स्वर्ण ने सिर्फ नजर उठाकर देखा। उसकी सांस कुछ और तेज हो रही। हुआ क्या? लोहार की धोखनी की तरह जोर जोर से सांस क्यों ले रही हो? तबीयत खराब लग रही है? बड़ी बहू को बुला दूं? अब की निश्वास नहीं, स्वर्ण खुद फांस कर उठी। क्यों? बड़ी बहू को क्यों बुला दूं? वाह, क्यों ना बुला दूं? क्या हुआ है वह समझेगी। अब की स्वर्ण ने सिर्फ फोर्स ही नहीं किया, फन भी मारा। बड़ी बहू समझेगी और तुम नहीं समझोगे? कभी राजी पान लाकर कैसा फुसलाया गया था, झूठे मक्कार। प्रबोध उस तमतमाए चेहरे की ओर देखता रह गया। उसे समझने में देर नहीं लगी और समझते ही डर भी जाता रहा। तो तबीयत खराब नहीं है, गुस्सा है। भोंदू भोंदू सी हंसी हंसकर बोला, ओह तू फंस गया? क्यों? बाप रे, क्या? कोई बेढंगी बात बोलने जा रहा था, शायद संभल गया। संभलते संभलते एक बार सुलग भी उठा प्रबोध। माँ भाइयों के आगे मुंह रखने के लिए शासन का प्रहसन नहीं, वास्तविक शासन करे। स्वर्ण को निकाल बाहर करे, उसे मार डाले। उसे मरण काल में भी स्वर्ण, जिसमें स्वर्ण यह जानकर मरे कि जिसके साथ वह घर करती थी वह प्राणी आदमी था, परंतु फल उल्टा फलता है। स्वर्णलता जितनी ही उग्र होती, प्रबोध उतना ही निस्तेज हो जाता, भागकर जान बजाता। और स्वर्ण ही क्या, उसमें ही क्या अपराध है? जो कुछ था इस आत्मघाती संग्राम से क्षय होते होते समाप्त नहीं हुआ जा रहा है। उसके अपने भीतर की जो सुरुचि है, जो सौंदर्य बोध है, इस कुरूप परिवेश से छुटकारा पाने के लिए जो छटपट करती हुई मरती थी, वह प्रतिनियत इस निष्फल चेष्टा से विकृत हुई जा रही है। यह बोध क्या अब स्वर्णलता को है? इस घर और उस घर के लोगों की कुरूपता को मिटाने के लिए वह आप दिन दिन कितनी असुंदर हुई जा रही है, यह उसे कौन समझाए? भाई प्रबोध बाबू, ताश लाने में ही बूढ़े हो गए। अभ्यस्त बात, अभ्यस्त दिल लगी। घरनी का अचरा छोड़कर आने को जी नहीं चाहता है। क्यों? घरनी? प्रबोध सबर कर बैठते हुए बोला, अजी प्रबोध चंद्र घरनी फरनी की परवाह नहीं करता। देर इसलिए हुई कि तलाशी नहीं मिल रही थी। इस घर की अख्याति बंधुवर्ग में भी फैल चुकी है। इसी से प्रबोध की इस गर्वोक्ति पर एक ने हंसते हुए कहा, रखो भी अपनी यह डांट। सुना है घरनी तो तुम्हें कान पकड़कर उठाती है और कान पकड़कर बैठाती है। हंसी हंसी ही तो एकमात्र मुंह रखने का घूंघट है। इसलिए ताश की पत्तियां भांजते हुए प्रबोध हंसता रहा। ना, तुम लोगों ने तो मान मर्यादा ही नहीं रहने दी। इसी समय सुबोध के लड़के बूंदों ने एक डब्बा पान लाकर वहां रख दिया। प्रबोध की शर्मिंदगी को राहत मिली। लगातार 3 बच्चों के बाद एक लड़का, फिर भी बेचारा जैसे निहायत ही बेचारा हो। रविवार का दिन बूंदों को कष्ट का दिन है। खेलने की फुर्सत नहीं मिलती, हर घड़ी खिदमतगारी में रहना पड़ता है। खास जिम्मेदारी
किस प्रकार से एक एक के कंधे आ जाती है यही समझना मुश्किल है। घर में और भी तो लड़के हैं, किंतु बूढ़ों का ही सहारा रविवार का कष्ट होता है। भानु कानू को इस अड्डे की छां छूना भी संभव नहीं। फिर तो उनकी माँ उन्हें धोबिया घाटते ही मारेगी, और जो उन्हें कुछ करने को कहेगा उसको भी छुटकारा नहीं, यह भी मालूम है। इसलिए घर में भानु कानू नाम के 2 लड़कों के होते हुए सारा बोझ बूढ़ों के ही मत्थे। प्रबोध ने कहा था, देखो ये दोनों कुछ नहीं करते, अकेले भैया का लड़का ही बेचारा हुक्म बजाते बजाते मरता रहता है, ये अच्छा नहीं दिखे। स्वर्ण ने कहा था, क्या किया जाए, दिखाओ, जितना सब वो तुम्हें ही है। कहा, तुम्हारी माँ, उनकी माँ तो नहीं बिगड़ती। उनकी माँ महत है बेशक, नहीं तो डब्बा डब्बा पान लगाने में अकेली क्यों मरती। किसी एक अड्डेबाज ने जर्दे की डिबिया जेब से निकालते हुए भाव से कहा, पान किसने लगाया रे बुद्धू, तेरी माँ ने, है ना। स्त्रियों के बारे में पूछने पर और अवज्ञा का भाव दिखाना चाहिए, यही रीति है। भले मानस उस रीति के विश्वासी भी हैं। ना समझ बूंदों ने इस पर भरमुंह हंसकर कहा, हाँ, अपनी माँ को जाकर यह सिखा दे बेटे, पान देने पर उसके साथ थोड़ा सा चूना भी देना चाहिए। और उन सज्जन ने एक छोटे लाट की तरह एक बीड़ा पान उठा लिया। यही इन लोगों की रोज रोज की रीत है। पृथ्वी इनके करतल लगत है। सब प्रकार के मामलों को तुच्छ कर देने का कौशल है इन्हें मालूम है। देश जब स्वदेशी आंदोलन के उत्ताल तरंगों से उत्तेजित है, ये लोग तब घर में बैठे बादशाह वजीर मार रहे हैं, उस आंदोलन को चुटकी बजाकर उड़ा दे रहे हैं। मोहल्ले के हर घर की बहुओं की खबर ये रखते हैं और उनकी आलोचना में तत्पर रहते हैं। इस घर की बड़ी बहू को ये गिनते नहीं, मजली का माखौल उड़ाते हैं, सजली को दूछी करते हैं और छोटी की अवज्ञा आवश्यक गुण के अनुसार ही करते हैं और मनोभाव को दबा नहीं सकते। पूरा पड़ोसी केवल नहीं, ऐसा मस्तक ही नहीं जो इन लोगों के अड्डे में काटा नहीं जाता। ये ब्राह्मण के बेमो करते हैं और ब्राह्मण पुरोहित को करते हैं वमना, और विदुषी स्त्री का नाम सुनने पर कहते हैं लीलावती। घर, बाजार और दफ्तर, इस त्रिभुज करघे में आते जाते उनके जीवन का समय लगभग सड़ता गया। यही लोग स्वर्णलता के स्वामी के मित्र हैं। किंतु 19वीं सदी के ऑफिस बाबुओं का दल क्या इस युग में निश्चिंत हो गया। आज की दुनिया के इस दुरंत कर्म चक्र की दुर्वार गति को ताड़ने में भी अलस गति और निकम्मे अड्डे में आज भी वे टिके नहीं है क्या। उनकी जानकारी की दुनिया में आज भी क्या सिर्फ यही बात है, औरत की जात का व्यंग और अवज्ञा की दृष्टि से देखना कि पान के पास चूना रखना भूल जाए और उन्हें समझा देना चाहिए वे आधुनिक हैं। आधुनिक नहीं है, उनकी अहमिका है, यही उनका गौरव है। नहीं, वे एक बारगी निश्चय नहीं हुए हैं, कुछ कुछ समझते हैं या कुछ कुछ आज भी रह गए हैं। वे दर्जी पाड़ा और कीनू ग्वाला की गली में छिदाम मिस्त्री तथा रानी मुदिनी की लेने की ओट में हैं। वे आज भी समझते हैं कि पुरुष जात विधाता की स्वजाति के हैसियत श्रेष्ठ हैं। वे लोग हैं, शायद सदा ही रहे। पृथ्वी की अप्रतिहत प्रगति की राह में रोक लगाने के लिए विधाता ही कमोबेश इनकी सृष्टि किए चले जा रहा है। यद्यपि इनके अंतःपुर का भी रंग बदल रहा है। आबरू की सख्त जंजीर को वह ढीली करने पर मजबूर हो रहे हैं। बिहार के बाजार में दाम बढ़ाने के लिए वही बच्चियों को स्कूल में भर्ती किए दे रहे हैं और दबाव से लड़कियों के ब्याह की उम्र 12 से 16 साल पर ले जा रहे हैं। इनका नाम है मध्यवित्त परिवार। यही शायद समाज का ढांचा है। यही अपनी मध्यवित्तता और मध्यचित्तता से उस ढांचे को बचाते चले जा रहे हैं। उनके साथ चल रहा है समय का स्रोत।